पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते और रजत पदक जो है 1 मिला नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ये रजत पदक लिया था और कांस्य पदक में मिले 5 पदक, ठीक है? 5 पदक इसमें मिले थे। और अगर हम बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें, तो पेरिस पैरा ओलंपिक में हमें 2024 में जो है 7 स्वर्ण पदक मिले, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक भारत ने जीते। तो पेरिस ओलंपिक में जो मेन ओलंपिक था उसमें जो है 2024 में 6 पदक मिले टोटल, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। जबकि पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस में ही हुआ था। पैरा ओलंपिक में जो है 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक भारत ने जीते थे। इससे पहले हम बात करें कि 19वें एशियाई खेलों में जो 19वें एशियाई खेल जो हांगझोऊ में हुए थे 2023 में, उन एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक से टोटल 107 पदक जीते थे और इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री तथा उत्तराखंड में सहायक अनुदेशक और कनिष्ठ सहायक संबंधी समूह गौ से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रवक्ता स्कैनिंग के पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने कमेंट्स ज़रूर दें और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों, जौनपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो जौनपुर जो शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। तो जौनपुर शहर दोस्तों, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो है शहर बसाया गया था, जौनपुर शहर। और इसमें मुख्य बातें क्या हैं दोस्तों कि ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर है जौनपुर, लेकिन अकबर की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है अकबर भी दिया है। तो अकबर ने कौन सा शहर स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी नामक शहर इन्होंने बसाया था अकबर ने। और इसमें एक नाम और दिया है दोस्तों, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है इन्होंने कीलो खरी इन्होंने जो शहर बसाया था उसका नाम था कीलो खरी। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि कीलो खैरी शहर किसने बसाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका जलालुद्दीन। और अगर आपका आता है फतेहपुर सिकरी किसने बसाया था, तो आंसर हो जाएगा अकबर। और फतेहपुर सिकरी को विजय का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। और इसको 1571 में, यानी कि फतेहपुर सिकरी को जो बसाया गया था दोस्तों वो 1571 में बसाया गया था। और इसे विजय शहर के नाम से भी जाना जाता है, विजय शहर। ठीक है, तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का दूसरा नाम क्या है? विजय विजय शहर इसको बोला जाता है। और ये कब बसाया गया था? ये 1571 में बसाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी जानकारी इसके अंदर आपको मिल गई। जौनपुर शहर जो है फिरोज तुगलक के द्वारा बसाया गया था। जलालुद्दीन ने जो बसाया था वो किलो खरी शहर बसाया था। और अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी, और जो विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है 1571 में बसाया गया था। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। बीमा भारत में बीमा सेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित यानी कि रेगुलेट किया जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो बीमा सेक्टर है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है IRDA द्वारा, IRDA। तो IRDA
की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1991 में, सॉरी 1999 में हुई थी आईआरडी की स्थापना। और इसमें इस आईआरडी के जो फुल फॉर्म है यह है इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, इसको हम नोट कर लें अपने हिसाब से, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है आईआरडीए की फुल फॉर्म है। और आईआरडीए 1999 में 1999 में डेवलप हुआ। किस क्षेत्र में काम करता है? बीमा सेक्टर में। बीमा सेक्टर को जो है नियंत्रित करने का काम यानी कि रेगुलेट करने का काम आईआरडीए करता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल में। और इस आरबीआई का काम क्या है दोस्तों? एक तो इसका काम है मौद्रिक नीति तैयार करना। क्या काम है दोस्तों आरबीआई का काम? मौद्रिक नीति बनाना। ठीक है, और उसके अलावा उसको क्या करना है? उसको रेगुलेट करना है यानी कि नियंत्रित करना है। ठीक है दोस्तों, नियंत्रित करने का काम भी इसी का है। किसका? आरबीआई का। ठीक है, और तीसरा जो इसमें एक नाम आया है दोस्तों, डीआरडीए। डीआरडीए का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसको हम नोट कर लेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1980 में। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और ये जो है आपका डीआरडीए की स्थापना हुई थी 1980 में। और जो बीमा सेक्टर को कंट्रोल करता है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारी नॉलेज आपने यहाँ से अचीव कर ली होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। सेबी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये पूछा गया यहाँ पे, सेबी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है सेविंग एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल रॉन्ग है। सेविंग एंड एक्सपेंडिचर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, एस का मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी की फुल फॉर्म होगी दोस्तों। अब बात आती है कि इसका जो कार्य क्या है। अगर हम इसकी हिंदी में अर्थ समझें तो इसका अर्थ है भारतीय प्रतिभूति। कहीं कहीं पर दोस्तों कि हमें हिंदी में भी दिया रहता है और इंग्लिश में नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि हिंदी में वास्तव में क्या होगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ भारतीय प्रतिभूति और प्रतिभूति। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 अप्रैल, सॉरी 10 अप्रैल नहीं दोस्तों, 12 अप्रैल है ये। और 12 अप्रैल इसकी स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, और ये तो 12 अप्रैल 1988 को तो सेबी की स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए थे दोस्तों, थोड़ा उसको भी नोट करेंगे। वो हुए थे 30 जनवरी 1992 को, 1992। तो 1988 में तो इसकी स्थापना हो गई थी।
और संवैधानिक रूप से इसको जो अधिकार प्राप्त हुए थे 1992 में हुए थे दोस्तों। ठीक है। और सेबी जो काम करता है दोस्तों, वो करता है वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करता है। तो सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है दोस्तों? सेबी करता है आपका वित्त मंत्रालय। किसके अंदर ये काम करता है दोस्तों? ये काम करता है वित्त मंत्रालय के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म से आपको पता चला होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि फिल्म बेंटेड क्वीन में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो बेंटेड क्वीन जो है दोस्तों, ये एक फिल्म बनी है, और ये बेंटेड क्वीन फूलन देवी पर ये फिल्म बनी थी। तो ये किस पर बनी थी दोस्तों? ये थी फूलन देवी पर। ठीक है दोस्तों, तो फूलन देवी पर बनी थी। तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो सीमा विश्वास ने निभाई थी दोस्तों, और सीमा विश्वास इसमें फूलन देवी का रोल प्ले करी थी। ठीक है। और ये फिल्म कब आई थी दोस्तों? 1994 में, 1994 में आई थी। और ये फूलन देवी जो हैं, उनके उनके आत्मकथा पर आधारित है, यानी कि उनके जीवन परिचय को रिप्रेजेंट करने वाली ये फिल्म है, जिसको सीमा विश्वास ने, जिसमें फूलन देवी का रोल प्ले किया है। तो बेंटेड क्वीन इस फिल्म का नाम है, और ये 1994 में आई थी। ठीक है। और ये इनकी आत्मकथा पर आधारित है, और इसके जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं दोस्तों इसके, इस फिल्म के, वो हैं शेखर कपूर। इसके अगर आपसे पूछा जाए फिल्म बेंटेड के क्वीन के निर्देशक कौन, डायरेक्टर कौन है, तो शेखर कपूर हैं। और सीमा विश्वास ने इसमें फूलन देवी का रोल प्ले किया है। और ये मूवी जो आई थी 1994 में आई थी दोस्तों। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये मेक इन इंडिया 2014 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर। ठीक है दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो लोगो है वो है शेर, और इसका मतलब यह है कि निडर और साहसिक भाव के साथ भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, और जिससे भारत में विकास हो, इस बात पर इसका मकसद था। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो लोगो है वो शेर है, और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1914 में हुई थी। और इसका जो मकसद था वो निवेश को बढ़ाना था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस बैंक द्वारा किसान वाणी प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही और सटीक आंसर देते हैं दोस्तों, वह है आंध्र प्रदेश। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्रा बैंक द्वारा, क्योंकि किस बैंक द्वारा कहा रहा है ये, तो किस बैंक द्वारा किसान वाणी प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आंध्रा बैंक द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपके लिए जो भी क्वेश्चन लाए जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन पेपर, वो ऐसे लाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हों। प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए, चाहे पीसीएस प्री के लिए हों, चाहे अन्य ग्रुप सी के अंदर जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उन सभी के लिए ये पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली ये पेपर भी समूह ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एबीसी सूचकांक किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाना क्वेश्चन है कि एबीसी सूचकांक किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है स्वास्थ्य से। और ये किसके लिए? यह है दोस्तों शिशुओं और बच्चों, शिशुओं और बच्चों के लिए। ठीक है, की प्रगति पर, किस पर आधारित है दोस्तों? ये शिशुओं और बच्चों की प्रगति पर आधारित सूचकांक। ठीक है, शिशुओं और बच्चों की प्रगति पर आधारित सूचकांक प्रदान करता है।
और इसका जो प्रतिशत रहा है दोस्तों अभी तक 66% से ये ऊपर नहीं गया है। ठीक है, इसका प्रतिशत 66 तक है, हाईएस्ट अभी तक, इससे ऊपर ये नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किन के लिए, ये है आपका शिशुओं और बच्चों के लिए। ठीक है, शिशुओं और बच्चों के लिए लागू होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये तो उस टाइम के हिसाब से है दोस्तों जब ये पेपर हुआ होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उसमें विजय बहुगुणा रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव होंगे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल होंगे, उत्तराखंड के शीला दीक्षित कभी नहीं रही है। तो ये इसका कौन सा सुमेलित नहीं है कह रखा है इन्होंने, तो सुमेलित यही नहीं है, तो यही इसका रॉन्ग आंसर हुआ। लेकिन अब हम इसको करंट अफेयर से जोड़ेंगे दोस्तों। जो उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री हैं वह हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी हैं और इन्होंने जो है शपथ कब लिया है दोस्तों, इन्होंने लिया है 21 मार्च 2022 को लिया है। हालांकि इससे पहले ये 4 जुलाई 2021 से लेके 11 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। लेकिन जो दोबारा जो बने हैं, जो अभी करंट अफेयर की हम बात करें करंट के हिसाब से, तो इनको हम 21 मार्च 2022 को सही मानेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात पूछी गई है। तो उस समय मुलायम सिंह यादव रहे होंगे, बट अभी जो है हम प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 2017 से लेके ये 21वें मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। कौन से नंबर के, 21वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने 19 मार्च 2017 से यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उस समय रहे होंगे केजरीवाल रहे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल जी जो है बीच में जेल चले गए थे तो वहाँ से उनका पूरा सिस्टम खराब हो गया था। तो यहाँ पर इनका नाम है आतिशी। क्या है दोस्तों, जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम है आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना। और इन्होंने कब ये शपथ ली है दोस्तों, इसको हम ध्यान से समझेंगे। इन्होंने 21 सितंबर 2024 से कब ली है, 21 सितंबर 2024। ठीक है, तो लेटेस्ट ये न्यूज़ है। तो आतिशी मार्लेना, इसको ज़रूर याद कर लेना। आतिशी, पटाखे की आतिशी होती है जैसे बम पटाखों की, तो ऐसे इस तरीके से आप आतिशबाजी आप याद कर सकते हो। तो आतिशी मार्लेना, और 21 सितंबर 2024 से इनकी जो है नियुक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड का हमने इसमें बता दिया, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग था यहाँ पर शीला दीक्षित वाला। तो फाइनली उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमसे करंट अफेयर ही पूछेंगे ज़्यादा। और उत्तराखंड के अगर हम राज्यपाल की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान है जिसका मुखिया महिला कभी नहीं रही। तो इसके जो दो ऑप्शन हैं, ये दो ऑप्शन सही हैं दोस्तों, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बट योजना आयोग की जो है महिला मुख्यमंत्री, सॉरी महिला मुख्यमंत्री नहीं, महिला मुखिया जो हैं वो रही हैं योजना आयोग की। और इसका जो योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों कब, ये हुआ था 30 जनवरी 1992 को महिला आयोग का गठन हुआ था। और इसकी जो पहली प्रथम अध्यक्ष ही महिला थी। ठीक है दोस्तों, अब जिसको ये पता नहीं होगा तो वो क्या करेगा, महिला सॉरी योजना आयोग को भी टिक करके आए होंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो एग्जैक्ट जानकारी के अभाव में ये सब कुछ हो जाता है। तो इसका जो है महिला अध्यक्ष ही सबसे पहले
योजना आयोग की पहली अध्यक्ष जो रही वो महिला ही रही और इनका नाम था सुश्री जयंती पटनायक। क्या था दोस्तों? जयंती पटनायक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हरा सोना क्या है? ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हरा सोना क्या है? तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है दोस्तों। और तेंदुपत्ता जो होता है दोस्तों बीड़ी बनाने के काम आता है। इससे क्या बनती है? बीड़ी बनती है। और इससे बीड़ी तो बनाई जाती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इससे बीड़ी का इतना उत्पादन किया जाता है कि एक प्रकार का हरा सोना इसको कहा गया है, तेंदुपत्ते को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 कहता है दोस्तों हिंडाल्को की स्थापना कब हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो यह हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी दोस्तों? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंडाल्को की जो फुल फॉर्म है वो है, इसको आप नोट कर लें, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम है। और इसको जो है आदित्य बिरला समूह द्वारा इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। आदित्य बिरला समूह। ठीक है दोस्तों, आदित्य बिरला समूह ने इसको स्थापित किया था। और कहाँ किया था? रेणुकूट। और रेणुकूट यानी कि यूपी में। ठीक है दोस्तों, और ये जो है यूपी में कहाँ है? ये यूपी के सोनभद्र जिले में है दोस्तों। कहाँ है? रेणुकूट जो है यूपी के सोनभद्र जिले में है। और ये जो है रेणुकूट जो है एक तो हिंडाल्को के लिए जो है प्रसिद्ध है। और हिंडाल्को की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप इसको ज़रूर नोट कर लेना। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? रेणुकूट यूपी में, जो सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धन इससे पॉसिबल हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान कहाँ है? यानी कि जो शुगर रिसर्च सेंटर है, जो हमारा संस्थान है, वो कहाँ है दोस्तों? वो लखनऊ में है। लखनऊ में, यानी कि लखनऊ कहाँ है? यूपी में। तो ये लखनऊ यानी कि यूपी में है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो इसको ICAR भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान, ठीक है, कहाँ है? यूपी में है, ICAR। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ गया दोस्तों। केले के उत्पादन का अधिकतम किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? केले के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद भारत के तमिलनाडु के बाद सीधे सीधे चीन में होता है दोस्तों केले का उत्पादन। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन केले का होता है तमिलनाडु में। और उसके बाद फिर होता है दोस्तों चीन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन जो दिए हैं, इन चार ऑप्शन में पूछा गया है कौन छोटा है। अदरवाइज ये सबसे छोटा इसमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटा जो है दोस्तों वैसे एक्चुअल में चंपावत है। क्या है दोस्तों? चंपावत। और ये जो है, ये जो है स्वतंत्र जिला है। सबसे इसको स्वतंत्र जिला बनाया गया था। इसको पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से अलग किया गया था। तो चंपावत है। तो चंपावत की जो एरिया है 1766 है दोस्तों। कहीं कहीं पे 1766 मिला है, कहीं पे 1781।
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इस प्रश्न के अनुसार तो रुद्रप्रयाग, अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की 1984 है इसकी जो है एरिया। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और उत्तरकाशी का है 8,016 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ की है 7,090। ठीक है, और आते हैं फिर नैनीताल में 4,251, ये नैनीताल का है। तो इस तरीके से हमारा सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा छोटा है, मतलब सबसे छोटा सा जो है ज़िला जो है वो हमारा उत्तराखंड का, वो है आपका चंपावत। और अगर सबसे बड़े ज़िले की बात करें दोस्तों, तो वह है चमोली। इसकी भी हम मैटर नोट कर लेते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए। चमोली का जो है क्षेत्रफल कितना है, वो है 7,613 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें उत्तरकाशी, तो सबसे टॉप में उत्तरकाशी है, फिर आता है दूसरे नंबर पे किसका, चमोली का। ठीक है, तो ये जो है आपका, और सबसे छोटा जो है आपका चंपावत है दोस्तों। तो ये आपका ये आंकड़ा बन के आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह मेमोरियल स्थापित है। तो भगत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थापित है दोस्तों, वह है फिरोजपुर में। और फिरोजपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भगत सिंह मेमोरियल स्थापित किया गया है। और ये पंजाब के कौन से गांव में है, ये है हुसैनी वाला। ठीक है, भगत सिंह मेमोरियल जो है ये फिरोजपुर पंजाब में है, और वहाँ पर भी कौन से गांव में है, ये है हुसैनी वाला। कभी कभी ये पूछा जाता है कि हुसैनी वाला और अन्य कोई नाम दे देंगे आपको, और आपसे पूछेंगे कि इनमें ये कौन से जो है जगह में है, या किस ज़िले में है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए हुसैनी वाला जो है पंजाब के फिरोजपुर ज़िले का एक गांव है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें निम्नलिखित में से किसने 70वें एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो 70वें एशियन खेल में दोस्तों उपरोक्त सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। योगेश्वर दत्त, सीमा पूनिया और मैरी कॉम, इन्होंने तीनों ही पदक जीते थे। और योगेश्वर दत्त जो हैं दोस्तों, ये डिपेंडेंट थे कुश्ती पर। ठीक है, इनका कुश्ती इनका गेम था। और सीमा पूनिया जो थी वो थी डिस्कस थ्रो। ठीक है दोस्तों, उस समय सीमा पूनिया जो है डिस्कस थ्रो में हमेशा जीती थी। उसके बाद एम सी मैरी कॉम जो थी मुक्केबाजी में इन्होंने जो है मेडल जीता था इंडिया के लिए। कौन से गेम्स में दोस्तों, 70वें एशियन गेम्स में। 70वें एशियन खेलों में जो है, अगर हम भारत की उस समय की स्थिति की बात करें, तो इसमें 57 मेडल जीते थे इन्होंने। ठीक है, और 57 8वां स्थान इनका रहा था। ठीक है, कितने पदक जीते थे दोस्तों, वो जीते थे 57 पदक टोटल आए थे। और इसमें जो है रैंक जो थी, 8वीं रैंक प्राप्त हुई थी जो है भारत को। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर उसके बाद अगर बात करें 18वें एशियन गेम्स की, ये तो 17वें की बात है, क्योंकि हमको करंट अफेयर में अन्य चीज़ों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इसको करेंगे, इससे संबंधित करंट अफेयर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, हम बात करते हैं दोस्तों 18वें एशियन गेम्स की बात करें, तो टोटल 69 पदक आए थे। ठीक है दोस्तों, 18वें एशियन गेम्स में कितने पदक आए थे, 69 पदक आए थे, बिल्कुल लर्न कर लेना। और ये अब जो है नेक्स्ट 19वां भी हो चुका है। 19वें एशियाई खेलों में कहाँ कितने पद आए थे, तो ये एक तो हांगझोऊ में हुआ था, 2023 में ही हुआ था दोस्तों। और इसमें जो है 28 तो स्वर्ण आए थे, 28 गोल्ड आए थे बच्चों, 38 जो है रजत आए थे, और उसके अलावा 41 मेडल जो आए थे वो कांस्य आए थे। ठीक है दोस्तों, तो कितने पदक टोटल जीते थे, 107। और ये जो है भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी 2023
2023 में। ठीक है दोस्तों, तो इतने पदक 2023 में भारत ने जीते हैं, जहाँ पर 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत पदक हैं, 41 कांस्य पदक हैं। और ये कौन से गेम्स में? 19वें गेम्स में। कब? 2023 में। तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता है दोस्तों। देखिए, कहता है कि 17वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 17वें एशियाई खेल में भारत ने टोटल 57 पदक जीते थे दोस्तों। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा रहा था? 8वां स्थान रहा था। ठीक है दोस्तों, 8वां स्थान रहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। तो वॉशिंग मशीन का कौन सा कार्य सिद्धांत है दोस्तों? अपकेंद्रीकरण है। आपने देखा हो जो वॉशिंग मशीन घूमती है तो उसके अंदर कपड़े जो है केंद्र की ओर आते हैं और बीच में गड्ढा जैसा बन जाता है। तो ये अपकेंद्रीकरण की बात करता है और इसमें जो है यह एक प्रकार का बल है। ठीक है दोस्तों, ये बल है और यह एक काल्पनिक बल है। किस प्रकार का बल है? यह एक काल्पनिक बल है जो गतिमान कण पर लगता है, यानी कि जब कण गतिमान होगा तब ये इस पर कार्य करेगा, अदरवाइज ये जो है अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वर्क नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में वह कौन सा शहर है जहाँ प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ हुई थी? तो 14 फरवरी की बात करें तो ये 20वें जो है 14 फरवरी में जो है 4G मोबाइल सेवा की बात करें तो 4G की हम बात करें तो इसमें बेंगलोर हो गया, बेंगलोर। लेकिन अगर हम 5G की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? हम 5G की बात करते हैं तो 5G सेवा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो 5G सेवा कब हुई थी? ये हुई थी भारत के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कब हुई थी दोस्तों? प्रगति मैदान में 5G की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो है सबसे पहले फेज में किनको मौका दिया गया था 5G चलाने का? तो वो दिया गया था दोस्तों वो दो भाग्यशाली जो शहर रहे हैं, वो हैं एक तो मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई। और दूसरा जो है बेंगलुरु। कौन से में? बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई और बेंगलुरु में 5G सेवाएं शुरुआत की गई। और सबसे पहले जो है 5G की जो भारत में 5G की शुरुआत हुई वो प्रगति मैदान से हुई, दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ शुरुआत की गई, लेकिन दो कनेक्टिविटी कहाँ दी गई? मुंबई और बेंगलुरु में दी गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। V.R. अम्बेडकर वॉज द जो है प्रेसिडेंट ऑफ प्रारूप समिति। ठीक है, V.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे V.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये जो है चेयरमैन थे दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो है चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, इसको आप जो है नोट कर लेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी आता है पेपर में कभी कभी दोस्तों, तो इसलिए आप ड्राफ्टिंग कमेटी के हिसाब से भी लर्न करें, यानी कि इंग्लिश का सेक्शन भी ज़रूर देखें। तो कंसिस्टेंट असेंबली के जो है कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? वो थे V.R. अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, सन 2014 में संपन्न हुई लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा थी? तो यहाँ पर जो है 2014 में संपन्न जो लोकसभा हुई थी वो 16वीं लोकसभा थी दोस्तों। तो 16वीं लोकसभा जो है 2014 में संपन्न हुई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपको अगर कोई से संबंधित कोई क्वेश्चन अन्य पूछना हो या कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। 48 क्वेश्चन है, पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो पुष्पावती नदी दोस्तों फूलों की घाटी, चमोली। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी चमोली में जो है पुष्पावती नदी बहती है।
अब इस नदी का को जो नाम है वो पहुज, इस नदी का नाम दोस्तों पहुज नदी भी कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें, इसको पहुज नदी के नाम से भी अब जाना जा रहा है। और ये पहुज नदी जो है घाघरिया में लक्ष्मण गंगा से मिलती है। कौन सी जगह में? घाघरिया। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी नदी घाघरिया में गंगा नदी से मिलती है? तो ये आपने बताना है कि ये जो है पुष्पावती नदी ही बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? तो नेहरू नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर 1965 में हुई थी दोस्तों। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। और जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं है 65 वाला कोई भी, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से आप देखें और आपने धैर्यपूर्वक हमारी क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड में कौन सा स्थान रिक्त नहीं है? तो कौन सा स्थान रिक्त जो है स्थित नहीं है, ये कहता है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सा स्थान स्थित नहीं है ये पूछा गया है। तो भाई धारचूला तो उत्तराखंड का ही है। ठीक है, उत्तराखंड में ही धारचूला आता है, बॉर्डर एरिया है लेकिन धारचूला है। ठाकुर हिल, देखो ये ठाकुर हिल जो है दोस्तों, इसको टैगोर हिल कहा जाता है। तो ये जो है आपका जो है ये है इसको जो बनाया गया है ना दोस्तों, ये रांची में है ये। इसको ठाकुर हिल ना कहते, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लिखेंगे टैगोर हिल। क्या कहेंगे? टैगोर हिल है ये इसका नाम। और ये कहाँ है दोस्तों? ये है रांची में। टैगोर हिल रांची में है ये। ठीक है, ये रांची के मुमबाज में है। कहाँ है दोस्तों? मुमबाज। कहाँ है? मुमबाज में। ठीक है, रांची के मुमबाज में है टैगोर हिल। इसके अलावा नजीबाबाद आपका दोस्तों यूपी में है। और यूपी में कहाँ है ये? बिजनौर जिले में। कहाँ है दोस्तों? बिजनौर जिले में नजीबाबाद जो है एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जो स्थान स्थित नहीं है पूछा था, तो धारचूला तो उत्तराखंड में है ही, बाकी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और इसके अंतर्गत हमने टोटल 25 क्वेश्चनों के साथ साथ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा की है। और इसके आधार पर जो है आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ज़रूर लाइक सेक्शन दबाकर आप इस बात को प्रूव कीजिएगा। और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयरिंग से, लाइक करने से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री तथा समूह गौ के अन्य क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर लाने के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहिएगा। आपके वॉच और आपके देखने से, वीडियो के देखने से, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा जो मनोबल बढ़ता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ जो है आप सभी को जो है विश यू ऑल द बेस्ट।